नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, यानी कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, अपने शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब ये देखते हैं कि अपने शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो देखो, जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं ना, उसमें प्रमुख रूप से नाइट्रोजन होता है ना, यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनता है अपनी बॉडी में। तो अपनी बॉडी में कौन सा बनता है, देखो अपनी बॉडी में बनेगा वैसे यूरिया बनता है ना। और इस यूरिया को फिर हम किसके साथ में, यूरिन के साथ में, यानी कि मूत्र के साथ में उत्सर्जित करते हैं। तो इसके लिए अपने बॉडी में एक तंत्र होता है, ठीक है ना। तो यूरिया के अलावा और भी बहुत सारे नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिनको कई सारे जीव अलग अलग नाइट्रोजनी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अमोनिया भी एक उत्सर्जित पदार्थ होता है, अमोनिया। लेकिन इस अमोनिया का उत्सर्जन हम नहीं करते हैं। तो इस अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, ठीक है ना। तो देखो, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन वे जीव जंतु करते हैं जो जल में ही रहते हैं, क्योंकि अमोनिया एक ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया की तुलना में ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ है अमोनिया। तो अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो जो जल के अंदर रहते हैं जीव जंतु, छोटे जीव जंतु, वो सब क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव जंतुओं को हम कहेंगे अमोनोटेलिक। क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक जीव जंतु किसे कहेंगे, जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उनको अमोनोटेलिक जीव कहेंगे, ओके, या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल बताएं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा। ये हाइड्रा जल में ही रहता है, तो हाइड्रा इसका एग्जांपल हो गया। प्रोटोजोआ संघ का जो भी जीव आते हैं प्रोटोजोआ में, वो प्रोटोजोआ संघ के भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो भी अमोनिया का ही उत्सर्जन करेंगे, ठीक है ना। पोरीफेरा भी के संघ के भी इसी में आएंगे, पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा संघ है ना, संघ के जंतु, संघ के जंतु। तो इन संघों के जंतु प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा जीव है, ये भी क्या करता है, अमोनिया का ही उत्सर्जन करता है। तो देखो, अमोनोटेलिक जीव हो गई ये सारे, है ना। ऐसे ही एक होता है अमीनो अम्ल। तो देखो, अमीनो अम्ल भी उत्सर्जित पदार्थ होता है। ये अपने शरीर में हम इसका उत्सर्जन नहीं करते, हम तो यूरिया का करते हैं, लेकिन कुछ जीव इसका भी उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना, अमीनो अम्ल का। और अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीवों को हम कहते हैं अमीनोटेलिक। क्या कहते हैं, अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक जीव कहते हैं, या अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ऐसे जीव किसका उत्सर्जन करेंगे, अमीनो अम्लों का, ठीक है ना। तो ये अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। और कौन करते हैं, तो देखिए, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करता है, जैसे आपने देखा होगा, घोंघा या फिर स्नेल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, घोंघा या फिर स्नेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये कौन से संघ में आता है, मोलस्का संघ में। तो ये मोलस्का संघ का हो जाएगा। तो मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं, मोलस्का के जंतु, यानी कि मोलस्का संघ के जो जंतु हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे अमीनोटेलिक के, क्योंकि ये अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे देखो, हम बात करते हैं किसकी, यूरिया का उत्सर्जन करने वालों की। तो देखो, हम भी किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं हम, है ना। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को हम क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक। क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक कहेंगे। तो ऐसे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक जीव कहते हैं, या यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा मानव। मानव के साथ में जो उभयचर होते हैं, है ना, उभयचर, यानी कि जिसमें मेंढक वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पर एक और लिख देते हैं हम, स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग में ये वो सारे बड़े जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक है ना। मैमल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और एम्फीबिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मानव हो गया, एम्फीबिया हो गया, और मैमल्स हो गए। तो सारे मैमल्स कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। ऐसे ही कुछ जीव जंतु यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करते हैं। किस अम्ल का, यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या कहेंगे,
यूरिकोटेलिक, क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक कहेंगे, यूरिकोटेलिक जीव। तो देखिए अगर हम देखें उत्सर्जन के आधार पे, ठीक है ना, तो 4 टाइप के जीव हो गए, एक अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले, दूसरे अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करने वाले, तीसरा यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, और चौथे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, तो देखो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल कम पानी की, और ये कम टॉक्सिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये होता है ना, मतलब अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक ये, उससे कम टॉक्सिक ये, उससे कम टॉक्सिक ये। तो देखो यूरिक अम्ल इनमें से कम जहरीला होता है, यानी कम विषैला होता है, तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, तो इसको उत्सर्जित करेंगे। जैसे पक्षी, तो पक्षी जो बीट करते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है। ओके, पक्षियों के अलावा सरीसृप वर्ग इसी में आएगा, सरीसृप है ना, सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया। ओके, तो इसमें एवीज और रेप्टिलिया जो संघ है वो इसमें आएंगे, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, तो इनको यूरिकोटेलिक कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जंतु 4 प्रकार के हो गए, किसके बेस पे, उत्सर्जन पदार्थों के आधार पे या फिर उत्सर्जन के आधार पे। जीवों के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं, ये तो था कौन सा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है ना, जो कि मेन अपने क्या बनता है, यूरिया बनता है। ये क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि अपने शरीर में बनता है, किसी काम का नहीं है, विषैला, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब मैं ये पूछता हूँ कि यूरिया बनता कहाँ है अपने शरीर में, तो देखो ये जो यूरिया है, ये यूरिया अपने शरीर के अंदर कहाँ बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपने शरीर में कहाँ पे बनेगा, अपने शरीर के अंदर बनेगा ये लीवर में, यानी कि यकृत में बनता है ना, यकृत यानी लीवर में ये बनता है। और इसको छानने का काम कौन करेगा, इसको अलग करने का काम कौन करेगा, तो वो करती है अपनी किडनी, यानी कि वृक्क ये काम करता है, ठीक है ना, किडनी ये काम करती है, ठीक है ना। तो किडनी या जो वृक्क होता है ये काम करता है, इस यूरिया को अलग करने का काम करता है, यानी कि अपने खून को छानता है, ये रक्त को छानता है, जिससे यूरिन अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर इसको यूरिन को हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो अब हम वही तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि इस यूरिन को अलग करने के लिए जो तंत्र होता है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। अच्छा, अपने शरीर में यूरिन के अलावा कुछ और भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उनके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे पसीना निकलता है अपने, है ना, तो पसीना जो निकलता है वो कहाँ से निकलेगा, त्वचा से, है ना, यानी कि त्वचा। तो ये जो त्वचा अपनी स्किन है, ये स्किन भी क्या है, एक प्रकार से उत्सर्जन का काम कर रही है, ठीक है ना। और इसका उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हो जाएगा, पसीना। पसीने में क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको, जैसे CO2 भी क्या है, अपने शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है, इसको हम फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं। कैसे बाहर निकाल देते हैं, फेफड़ों से, यानी कि फुफ्फुस कर देते हैं या फिर लंग्स कर देते हैं ना, तो लंग्स से ये CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी क्या है, एक्सक्रेटरी मटेरियल है अपनी बॉडी का, और मेन एक्सक्रेटरी मटेरियल हो जाएगा यूरिया। और यूरिया का मैंने बता ही दिया कहाँ से कहाँ पर बनता है, ये लीवर में बनता है। अलग कौन करता है, वृक्क, है ना, तो वृक्क क्या करता है, इसको अलग करता है, यानी किडनी इसको अलग करती है, यूरिया को छानने का काम करती हैं। तो मेन जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, यूरिया। और मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। ये भी उत्सर्जी अंग है लेकिन ये मुख्य नहीं है ना। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ तो कौन सा हो गया, यूरिया, और मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया, वृक्क यानी कि किडनी। अब देखिए, अपने शरीर में किडनियाँ 2 होती हैं। कितनी किडनियाँ होती हैं, 2 किडनी होती हैं, यानी कि 2 वृक्क होते हैं। इनको गुर्दे भी कहते हैं, वृक्क को क्या कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको गुर्दे भी कहते हैं, गुर्दे, वृक्क भी इनको ही कहते हैं, वृक्क, और किडनी भी इन्हीं को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। किडनी, ये एक ही है तीनों, ठीक ना, वृक्क, गुर्दे या किडनी एक ही चीज़ है ये तीनों। अब देखो ये कितने होते हैं अपनी बॉडी में, 2 होते हैं। अपनी कमर होती है ना, कमर के दोनों साइड में होते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे की साइड में थोड़े से, कमर के दोनों साइड में। तो देखो ये कैसे होते हैं, तो ये इस प्रकार के होंगे, ठीक है ना, इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एक किडनी है, वो दूसरी किडनी है, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे इस प्रकार का पार्ट होता है, मैं एक ही बना देता हूँ क्योंकि सेम होती हैं दोनों ही। अब देखो इसके अंदर ब्लड आने के लिए ये इस प्रकार की सिराएं और धमनियाँ होती हैं।
ये ब्लड को लेकर आएगी, इसके अंदर ब्लड आएगा और यहाँ पर छनेगा, और छनने के बाद में ब्लड वापस भी निकलता है, ठीक है ना। और छनने के बाद में ब्लड छन करके वापस निकल जाएगा, और जो मूत्र निर्माण होगा यानी कि यूरिन फॉर्मेशन होगा, वो यूरिन फॉर्मेशन होकर के इस प्रकार से यहाँ पे एक मूत्राशय होता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक किडनी की अंदर से स्ट्रक्चर कैसी होती है अब वो देखिए, ठीक है ना। अब देखो ये अंदर से कैसी होती है, तो ये इस अंदर से अगर मैं बनाऊँ तो ये ऐसी होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा, इस प्रकार का पार्ट ऐसी होती है अंदर से, है ना, ऐसी। और यहाँ पर ये जो नली जा रही थी ये और बारीक बारीक ऐसे डिवाइड हो जाती हैं, फिर आगे जा करके ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है ना, इनको हम बोलते हैं, बीच वाले को पोर्शन को कहेंगे हम, बीच वाले भाग को कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला, यानी बीच वाले भाग को कहेंगे मेड्यूला। और ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स और मेडुला इस किडनी के दो भाग हो गए। एक तो कॉर्टेक्स तो जो बाहर वाला भाग है, मेडुला जो बीच वाला भाग है, अंदर वाला भाग है ना। और ये जो आपको पिरामिड जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है ना, इनको हम पिरामिड ही कह सकते हैं, पिरामिड जैसी संरचना ये, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको खाली स्थान भी दिख रहा है, ऐसा स्तंभ जैसा दिख रहा है आपको अंदर, है ना, ये स्तंभ सा। तो ये क्या है? इनको हम बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। वैसे बर्टिनी के स्तंभ, ठीक है। और फिर ये बर्टिनी के स्तंभ से यहाँ से जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र निर्माण होता है, वो मूत्र यहाँ से होकर के इसमें चला जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मूत्रवाहिनी। इसका क्या नाम हो जाएगा? मूत्रवाहिनी हो जाएगा। ये मूत्रवाहिनी है। ओके, तो सेम जैसी स्ट्रक्चर इसमें होती हैं, ठीक वैसी ही उसमें होती हैं। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो गया, वो मूत्राशय में चला जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस किडनी की जो बहुत सारी सेल होती है, इसमें बारीक बारीक बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो कि रक्त को छानने का काम करती हैं। अब उस बारीक सी रक्त को छानने वाली एक कोशिका को हम क्या कहेंगे? वृक्क नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क नलिका कहते हैं। और इस वृक्क नलिका को ही हम इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, तो वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन, ये क्या है? ये क्या है? ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, यानी कि छानने का काम ये कर रही है, ठीक है ना। वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसको, क्रियात्मक इकाई ये है। तो ऐसी बहुत सारी नेफ्रॉन्स होती हैं। एक ही किडनी के अंदर लगभग 10-12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 10-12 लाख ही नेफ्रॉन इसमें होंगे, 10-12 लाख ही नेफ्रॉन इसमें होंगे। और क्या काम करेंगे ये नेफ्रॉन? ये रक्त को छानने का काम करेंगे और रक्त में से यूरिन को अलग कर देंगे, यानी कि रक्त में से यूरिया को अलग करेंगे और यूरिया को फिर यूरिन के साथ में भेज देंगे। कहाँ पे? मूत्राशय में। और मूत्राशय में क्या होगा? कुछ देर तक ये स्टोर रहेगा और उसके बाद में इसको हम एक्सक्रीट कर देंगे, यानी कि बाहर त्याग कर देंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं उत्सर्जन। और इसके लिए ये जो सिस्टम है जिसमें कौन कौन से अंग काम में आ गए? जिसमें वृक्क काम में आ गया, मूत्रवाहिनी काम में आ गई, मूत्राशय काम में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो धमनियाँ और शिराएं हैं जो रक्त को लेके आ रही हैं और छने हुए रक्त को लेके जा रही हैं, तो ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र होता है। आप इसको ठीक ऐसे बना सकते हो, जैसे इसको भी आप कंप्लीट कर दो इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये मूत्रवाहिनी आ जाएगी इधर भी, और यहाँ पे मूत्राशय बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये मूत्राशय हो जाएगा, ये मूत्र द्वार हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हो आप, मूत्राशय, ठीक है। ये मूत्र मार्ग हो ही गया। इस प्रकार से अपना मानव का उत्सर्जी तंत्र होता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।